हेलो बच्चों हम आज के अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेन 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट के 11th अप्रैल शिफ्ट 1 के फिजिक्स पेपर के स्पीड सॉल्यूशन के बारे में। बट सॉल्यूशन के में आगे बढ़ने से पहले हम ओवरऑल पेपर की कर लेते हैं एनालिसिस कि हमारा ओवरऑल पेपर कैसा था। अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की तो फिजिक्स वैसे ही आ रही है जैसी पिछली कुछ शिफ्टों में आई है, चाहे वो 6 की सारी दोनों शिफ्टें हों, 8 की हों या 10 की हों। फिजिक्स सिंपल रही है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड हैं, थ्योरी बेस्ड हैं, आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो डायरेक्टली कहाँ एनसीईआरटी से थे और इजीली किए जा सकते थे, और केमिस्ट्री भी क्या है इजी टू मॉडरेट रही है जैसे हमारी फिजिक्स थी। मैथ जो है, मैथ में क्वेश्चन डुएबल आ रहे हैं, जबकि वेक्टर और 3D के क्वेश्चन क्या है कंपेटिवली ज़्यादा आ रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन पेपर में बच्चे बता रहे हैं कि मिल रहे हैं उनको, और क्वेश्चन डुएबल है बट दे आर लेंदी टू डू एक्चुअली, है ना। इस वजह से मैथ थोड़ा क्या बच्चों को थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ साइड लग रहा है। तो अगर हम ओवरऑल इन सबको मिलाते हैं तो जो पेपर है हमारा दैट इज एक्चुअली शिफ्टेड टुवर्ड द मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट साइड में शिफ्टेड है। एंड बच्चे आसानी से क्या है अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में, और मैथ्स में भी थोड़ा सा क्या मेहनत करके स्कोर कर सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा पेपर का एक ब्रीफ एनालिसिस। अब हम फटाफट बढ़ते हैं अपने डिस्कशन की तरफ और एक एक करके क्या करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा फिजिक्स का स्पीड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो हम बात करेंगे आज के वीडियो में किसके बारे में, 11th अप्रैल शिफ्ट 1 के फिजिक्स पेपर के स्पीड सॉल्यूशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई क्या बोल रहा है। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल ऑफ एरिया 4 मीटर स्क्वायर इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। हमारा ये क्वेश्चन बिलोंग करता है कहाँ से, एक्चुअली ईएमआई से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो हमसे क्या बोल रहा है, हमको बी वर्सेस टी ग्राफ दे रखा है और एक कॉइल है जिसमें एक कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, और बी जो है हमारा इस तरह से बदल रहा है। तो बताओ इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो हम जानते हैं इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt होता है। अब यहाँ पे अगर लिखा जाए तो dBA/dt बनेगा। एरिया तो कांस्टेंट है भाई, है ना, इसका ऑब्वियस सी बात है, इसका हम ले रहे हैं मैग्नीट्यूड, है ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। तो एरिया तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जबकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, dB/dt। dB/dt क्या होगा, यहाँ से निकाल लेंगे, हमें हमको B वर्सेस T ग्राफ दे रखा है, इसका हम निकाल लेंगे यहाँ से स्लोप, वही हमारा dB/dt होगा। तो स्लोप क्या है, देखिए यहाँ पर 2 मिली टेस्ला बाई सेकेंड आएगा। तो यहाँ पे पुट करें तो एरिया कितना है हमारा, दैट इज 4 मीटर स्क्वायर, 4 इंटू ये क्या है हमारा 2/1, और ये किसमें 10⁻³ में है ना, तो 2 × 10⁻³ ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर आ जाएगा ईएमएफ जनरेटेड, हमसे बोल रहा है किसमें बताना है, मिली वोल्ट बताना है। तो ये कितना आ गया हमारा 8 मिली वोल्ट। ईएमएफ कितना जाएगा इस केस में हमारा 8 मिली वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, सिंपली 8 बन जाएगा, है ना। ये तो मैं डायग्राम मैंने इतना बनाया, इतना बनाने की जरूरी भी नहीं थी, सीधा फॉर्मूला लिखना था, खट से आंसर मिल जाता, है ना, कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिखना है, एरिया कांस्टेंट और dB/dt यहाँ से हमें इसका स्लोप मिल जाएगा, सीधा पुट किया, खट सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन बिलोंग करता है, आपने कैसे क्वेश्चन बहुत बार किया होगा, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू काइनेमैटिक्स। क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द फुल टाइम। हमसे पूछ रहा है, हमको ये VT ग्राफ दे रखा है, हमको बेस्ड ऑन दिस फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं जब हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम का जो ऊपर वाला एरिया है वो तो है ही, बट नीचे वाले एरिया को भी क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो उस समय हम इस वाले एरिया को कैसे देखते हैं, नेगेटिव लेंगे, ऑब्वियस बात है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस एरिया निकालना है। तो देखो भाई इसका एरिया लिखते हैं फटाफट। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना बनेगा, ये हमारा 5 है, ये हमारा 10 है, तो कितना बनेगा 5 × 10/2 ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। प्लस ऊपर वाला सारा एरिया पॉजिटिव होता है। ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ये हमारी डिस्टेंस 5 है, ये कितना है 10, तो क्या बनेगा 5 × 10, ठीक है भाई। ये हमारा क्या, देखो यहाँ पर ये ट्रापेजियम है, तो इसमें क्या बनेगा, ये है 10, ये है हमारा कितना यहाँ पर 20, तो प्लस 10 कितना बनेगा 10 + 20, कैसे निकालते ट्रापेजियम एरिया, दोनों साइड का सम बाय 2 डिवाइड बाय इनके बीच की डिस्टेंस, सॉरी इनटू इनके बीच की डिस्टेंस। तो ये हमारा यहाँ तक का एरिया मिल गया अपन को, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, है ना। VT ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, और अगर एरिया पॉजिटिव ले तो मिल जाता है डिस्टेंस, वही कर रहे हैं हम। अब हमको ये वाला एरिया निकालना है, देखो भाई, तो ये हमको पता नहीं, तो देखो भाई कहानी क्या है, ये 20 से 20 जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ 20 से 20 जा रही है ना, तो जितना ऊपर 20 उतना ही नीचे भी 20 है। अच्छा, ये डायग्राम भले ही अप टू स्केल नहीं बना है, बट ये जितना है उतना, जितना ऊपर उतना ही नीचे है। और ये हमारा क्या है, टोटल गैप कितने का है
10 का। तो ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पे जो वीटी ग्राफ होगा, जो वेलोसिटी का ग्राफ होगा, वो टी की एक्सिस को कहाँ से कट करेगा? इन दोनों के बीचों बीच से। ये 15 है, ये 25 है, तो कहाँ से कट होता जाएगा? 20 से जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उतना ही नीचे है। अगर कुछ डिफरेंस होता तो हमें फिर यहाँ निकालना पड़ता कि भाई ये नंबर कितना होगा। तो ये हमारा 20 होगा। अब कोई ये एक ट्राइंगल करके लिखना है, कितना होगा? देखो भाई लिखते हैं यहाँ पर। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कितना बनेगा? ये है हमारा 20 और ये कितना है हमारा 20 × 5/2। ये एरिया बनेगा पॉजिटिव। प्लस जब हम डिस्टेंस लिख रहे हैं तो हमको इसको भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो अगर हम डिस्टेंस लिखें तो हमारा ये भी क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो ये हमारी आ जाएगी डिस्टेंस, है ना, मीटर में। ठीक है, तो अगर लिखें टोटल डिस्टेंस क्या बनेगी? देखिए यार, टोटल डिस्टेंस लिख रहे हैं, डिस्टेंस लिख रहे हैं, ठीक है भाई, डिस्टेंस। तो ये कितना बनेगा? 25। ये कितना बनेगा? 50। ये कितना बनेगा? ये बनेगा 30 और ये बनेगा 150। 150/2 75 और प्लस ये बन जाएगा हमारा 50 + 50। तो टोटल डिस्टेंस जो हमारी आ जाएगी, अगर मैं लिखूं तो कितनी बनेगी? ये 25, 75, 100, 150 और ये 100, 250, 250 मीटर हमारी क्या है? टोटल डिस्टेंस आ गई। अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में कहानी क्या होगी भाई? सारी कहानी सेम रहेगी, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा क्या? नेगेटिव साइन। तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, बस यही बचेगा हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट में सीधा यहीं लिख दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना बनेगा हमारा? 150 मीटर। तो डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 250 मीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा भैया? हमारा 150 मीटर। हमारा सीधा आंसर क्या बन जाएगा इस केस में? बॉम्बे विल बी अवर ऑप्शन। कुछ नहीं करना था, बस हमें क्या करना था? इसका एरिया अंडर द कर्व लिखना था। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए, और डिस्टेंस के लिए ये वाला एरिया भी पॉजिटिव ले लेंगे, है कि नहीं है? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आसान क्वेश्चन ही था। क्या बोल रहा है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टू कॉइल इज गिवन बेलो। ठीक है, इफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बोथ द कॉइल, इफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बोथ द कॉइल आर ए एंड बी इक्वल, देन चूज द करेक्ट रिलेशन। हमें कॉइल ए के लिए कुछ कंडीशन दे रखी है, उसकी रेडियस, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स करंट, है ना। कॉइल बी के लिए रेडियस दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स एन बी है, रेडियस करंट आई बी है। तो हम जानते हैं, हमसे बोला दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है? सेम, म्यू ए इज इक्वल टू कितना है? म्यू बी। हम जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? I × A, और अगर नंबर ऑफ लूप n हुए तो n से मल्टीप्लाई होता है। तो क्या बनेगा? NIA बनेगा, है ना, यहाँ लिख रहा हूँ NIA, ये बन जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो A वाले के लिए A, नंबर ऑफ लूप, करंट IA और एरिया ऑफ द लूप, है ना। एरिया क्या बनेगा? देखो πRA² बन जाएगा ना, तो पाई × 10 का स्क्वायर। जबकि बी वाले के लिए NB × एरिया, करंट कितनी है? IB, और पाई × 20 का स्क्वायर। ये इससे उड़ गया, तो NA × IA इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 4 टाइम्स ऑफ NB × IB, है ना। सिंपल, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट हमको जैसा बोला था हमने वैसा ही कर दिया, सीधा वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। हमारा आंसर क्या बन जाएगा? NA × IA इज इक्वल टू NB × IB। बताओ, सीधा एक लाइन में आंसर आ गया। इतना आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो एक और आसान क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एक्चुअली क्या? मॉडर्न फिजिक्स में हमारा जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वहाँ से बिलोंग करता है, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। इफ हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ए is equal to the average life of the another radioactive nuclei B, find the ratio of their decay constant of A to B। तो अगर A की हाफ लाइफ क्या हम जानते हैं क्या होती है? ln2/λ1। A के लिए लैम्डा A लिख दे रहे हैं। किसके बराबर है? एवरेज लाइफ ऑफ अनदर। एवरेज लाइफ क्या होती है? 1/λ। ये बी की होगी एवरेज लाइफ। दोनों आपस में बराबर हैं तो इनके डिके कांस्टेंट का रेशियो पूछ रहा है। तो λA/λB क्या आएगा? बताओ आप मेरे को। λA/λB क्या आएगा? ln2/1 आ जाएगा, सीधा एक लाइन में खट से आंसर। तो ln2/1 आंसर आ जाएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन था, सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फार्मूला लगाओ आंसर पाओ, है कि नहीं है? चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। The stopping potential for a metal when illuminated with the light of wavelength lambda is V0, and for the wavelength 2 lambda is V0/4. The threshold wavelength of the metal हमें बताना है। बताओ यहाँ पर, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। कहाँ से बिलोंग करता है? मॉडर्न फिजिक्स से। हम जानते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? EV0 इक्वल टू आएगा hc/λ माइनस फाई आता है। फाई क्या बन जाएगा हमारा? hc/λ0, जहाँ λ0 क्या हमारी
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो पहले वाले के लिए अगर बात करें तो स्टॉप कहाँ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है भैया हमारा V0 है, इसी के लिए मान लेते हैं लिखा हुआ है। ये जनरल इक्वेशन होती है पहले वाले के लिए V0 और लैम्डा वेवलेंथ हुई, तो ये हमारी बन जाएगी पहले वाले के लिए इक्वेशन। अब हमने दूसरे वाले के लिए क्या किया है, जब वेवलेंथ को 2 लैम्डा कर दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया है हमारा V0/4। क्या बनेगा, E इंटू V0/4 इज इक्वल टू HC बाई वेवलेंथ होगी 2 लैम्डा, और वर्क फंक्शन तो हमारा क्या रहेगा भाई, सेम ही रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 है ना। इनको सॉल्व करना है, तरीका देखो भाई, एक लाइन में देखो तरीका, इसमें कर दो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस, तो ये तो इससे गया 4 आ गया ना, गया ये, यहाँ पे आएगा 4, तो 4 इंटू 2 बन जाएगा 2, ये लिखा है HC बाई लैम्डा, और ये यहाँ बनेगा कितना, देखो अंदर 4 आएगा, 2 HC बाई लैम्डा बनेगा, और लगाया माइनस साइन, तो यहाँ क्या नीचे आ जाएगा माइनस ऑफ HC बाई लैम्डा, समझ में आया, ये HC बाई लैम्डा है, यहाँ पर आएगा 2 HC बाई लैम्डा विद द माइनस साइन। अच्छा, इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है माइनस ऑफ HC बाई लैम्डा नॉट, ये लिखा है प्लस का ना, प्लस का 4 HC बाई लैम्डा नॉट, तो बनेगा प्लस 3 HC बाई लैम्डा नॉट एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो यहाँ लिखते हैं, कहानी क्या बन जाएगी हमारी इस केस में, 3 HC बाई लैम्डा नॉट दैट विल बी इक्वल टू कितना बराबर आ जाएगा, HC बाई लैम्डा। हमें क्या चाहिए इस केस में, लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट क्या बन जाएगा हमारा इस केस में 3 लैम्डा के बराबर बन जाएगा, यहाँ पे लैम्डा नॉट क्या हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। सीधा आंसर क्या बन जाएगा हमारा 3 लैम्डा, एक लाइन में खट से सीधा आंसर, कुछ नहीं करना था, बस सीधा फॉर्मूला लगाना था और सीधा आंसर मिल जाता अपन को, है कि नहीं है। चलिए भाई, इतना आसान क्वेश्चन था, कोई डाउट हो बताओ, इसमें डाउट के लिए बात ही नहीं आती है कुछ भी यार, क्या डाउट इसमें है कि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या डाउट हैगा। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज y इक्वल टू a sin 160t माइनस 0.5x, लेट द स्पीड ऑफ वेव बी 10x। देखो ये ऐसा ही, तो ऐसा ही बस नंबर बदल दिए थे, क्वेश्चन आया था 10 अप्रैल की शिफ्ट 1 में, शायद शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में, कल आया ये क्वेश्चन है ना, शिफ्ट 1 या 2 में किसी में आया, देख लेना। तो मैंने जो वीडियो बनाया उसमें आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आगे बच्चों को शिफ्ट लगी है वो एक बार इस तरह क्वेश्चन को देख के जाएँ, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, वेव स्पीड निकालनी है। तो ये क्या लिखा है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx का फॉर्मेट लिखा है। वेव किधर मूव कर रही है, वेव मूव कर रही है किधर भाई, पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो वेव वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होती है, ओमेगा बाई k होती है। ओमेगा क्या लिखा है 160, k कितना है हमारा 0.5, ये ऊपर जाएगा कितना बन जाएगा 320 बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। हमसे बोल रहा है कितनी है, 10x है भाई, तो 10x इज इक्वल टू कितना कर दो 320, x कितना आ जाएगा सीधा हमारा 32 आ जाएगा, है ना, सीधा कितना 32 मिल जाएगा। सीधा वेव फॉर्मूला का, वेव इक्वेशन के लिखनी है फॉर्मूला, और सीधा हमें वहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी, इसकी क्या वैल्यू होगी, एक लाइन में खट से सीधा आंसर। नेक्स्ट दिखाओ, नेक्स्ट क्या है, फटाफट होगा क्वेश्चन भैया। ए 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इस, ये क्वेश्चन भी कल आया है 10 अप्रैल शिफ्ट 1 या 2 में आया है, डिट्टो सेम क्वेश्चन ऐसा ही आया है। क्या बोल रहा है, ए 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज विद पोटेंशियल V and energy stored is even. Now the capacitor is disconnected with the battery and connected with the another identical capacitor in parallel. Now the energy stored in the capacitor is E2. Find even by E2. क्या बोला देखो, ये एक कैपेसिटर है, इसको अपन ने पहले क्या किया, बैटरी लगा के चार्ज कर लिया, तो V वोल्ट की बैटरी लगाई C कैपेसिटेंस है। अच्छा, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, प्लस CV माइनस CV आ जाएगा, तो एनर्जी स्टोर जो है हमारी कितनी है, E1 है, E1 कितनी आ जाएगी, हाफ CV²। बाद में क्या किया, अब चार्ज कर चुके हैं तब आगे की बात है, चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दी, है ना, बैटरी हटा दी, जब बैटरी हटा दी तो देखो इस पर जो चार्ज है वो तो अभी भी कितना रहेगा, प्लस CV माइनस CV, उसको बोल देते हैं Q0, है ना। जो हमने क्या किया, अब बैटरी हटा दी तो अब क्या हमारा इस पर चार्ज आ गया प्लस Q0 कितना है हमारा CV के बराबर है, ठीक है ना। और बाद में यहाँ पर एक और कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज है, ठीक है। इन दोनों की जो प्लेट है अपन ने इनको क्या कर दिया, पैरेलल में जोड़ दिया है, अभी जोड़ा नहीं है, अभी जुड़ने वाला है, ठीक है ना। ये लो जुड़ गया, जैसे ही जोड़ोगे, जोड़ने की ही कहानी क्या है, जोड़ते ही दोनों आपस में आ जाएंगे पैरेलल में। पैरेलल में आने का मतलब है दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए ABC है हमारा, ठीक है ना, ABC है। दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल वो हो जाएगा सेम। अब क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, इस वजह से दोनों पर चार्ज भी सेम हो जाएगा, आधा आधा, है ना। अभी जोड़ा नहीं है, जोड़ने के बाद, है ना, ये जोड़ मान लो जो भी जोड़ा नहीं है, ठीक है, जोड़ने के बाद दोनों पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज हो जाएगा आधा आधा, हाफ हाफ हो जाएगा। ये अब जुड़ गया, ठीक है। कितना हो जाएगा Q0/2, Q0/2 कितना है हमारा CV, तो प्लस CV/2
और माइनस सी वी बाई टू प्लस सी वी बाई टू और माइनस सी वी बाई टू हो जाएगा जोड़ने के बाद, है ना। हमसे बोल रहा है अब इसके अक्रॉस जो एनर्जी स्टोर है वो जाती है E2, तो E2 E1 बाई E2 रेशियो बताना है। E2 कितना होगा बताओ मेरे को, हाफ सी वी बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा ना, वी बाई टू हो जाएगा इसके क्रॉस पोटेंशियल, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा वी बाई टू हो जाएगा ना, तभी तो चार्ज कितना हो गया है सी वी बाई टू, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी बाई टू। तो एनर्जी स्टोर कितनी आएगी, हाफ सी वी बाई टू का स्क्वायर। रेशियो पूछ रहा अपन से, रेशियो E1 बाई E2, ये तो लिखा है हाफ सी वी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है E2 लिखा है वन बाई फोर ऑफ हाफ सी वी स्क्वायर लिखा है। तो डिवाइड मारोगे तो E1 बाई E2 सीधा कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा भैया ना सीधा। डिट्टो यही क्वेश्चन आया था, मतलब नंबर भले चेंज कर दो, ऐसे डाटा भी यही था, आंसर भी यही आया 4 आया, ठीक है ना। आई थिंक हाँ आंसर भी आया था, क्वेश्चन आया था 10th अप्रैल शिफ्ट 1 या 2 में आया, पर चेक कर लेना, ठीक है, वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, 2 आइडेंटिकल बल्ब्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल, फाइंड द रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम्ड इन द 2 केसेस। क्या बोला देखो यहाँ पर 2 बल्ब हैं, क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग करता है भैया, करंट इलेक्ट्रिसिटी से बिलोंग करता है ना। इन दोनों का आपस में पहले हमने सीरीज में जोड़ा V वोल्ट की सप्लाई से, फिर बाद में किससे, वो डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, फटाफट हो जाएगा वैसे भी, बट फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। V वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया। तो भाई अब बताओ पहले यहाँ पे पावर कंज्यूम कितनी आएगी, P इक्वल आएगी V स्क्वायर बाई 2R, R मान लो रेजिस्टेंस, R इक्वल कितना आएगा 2R आएगा ना सीरीज में, ये पहले पावर आई P1। बाद में क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर R बाई 2 आ जाएगा ना, R इक्वलेंट, तो V स्क्वायर डिवाइड बाई R बाई 2 आ जाएगा। रेशियो पूछ रहा हमसे, आप बताओ क्या रेशियो आएगा, P1 बाई P2, दिस बाई दिस मारो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा सीधा। डिवाइड तो यार कर लोगे ना आप, डिवाइड की बात तो कर सकते हैं सीधा, कितना जाएगा P1 बाई P2, उल्टा कर देगा ना, P1 बाई P2 कितना जाएगा, सॉरी V स्क्वायर बाई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, V स्क्वायर बाई 2R और V स्क्वायर बाई R बाई 2, R बाई ऊपर जाएगा तो R बाई 2 नीचे आ जाएगा ना, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, इससे कितना गया 1/4 आ गया ना, 1/4 है ना, 1/4 R बाई 2 लिखा है ना, 1/4 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, एक लाइन में खत्म। सीधा फॉर्मूला लगाइए, खटाखट आंसर। स्पीड सोल्यूशन चल रहा है, ये स्पीड सोल्यूशन, ठीक है एकदम। आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, इसका बताना लॉजिक ऑप्शन क्या होगा भैया, देखो बनानी है क्या, ट्रूथ टेबल, फटाफट ट्रूथ टेबल से खटाखट कर लोगे, जो यहाँ पे कितना भी तगड़ा क्वेश्चन हो खटाखट हो जाए, तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाते हैं। इसकी ट्रूथ टेबल चेक कर लेते हैं क्या आएगी, ये A है, ये B है, ये Y है ना, ये 0 0 0 1 1 0 1 1, और चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट। देखो भाई कहानी, तो पहले तुमने यहाँ पे दिया 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है ना, यहाँ से 0 आएगा, इधर पहुँचा 0, ठीक है, यहाँ 0 पहुँचा और यहाँ से आएगा 0, क्योंकि कहीं भी नॉट गेट तो लगा ही नहीं, सिंपल है ना, तो सिंपल 0 बन जाएगा। यहाँ पे इधर कहीं नॉट गेट नहीं लगा ना, यहाँ से 0 आया, ठीक है, यहाँ पे 0 आया, फिर इधर ही पहुँचा क्या 0, और यहाँ पे क्या आया था 0 आया। ये कैसा गेट है हमारा, और गेट है, और गेट 0 0 आएगा तो क्या बनेगा 0 बनेगा, अच्छा, और यहाँ क्या लगाया नॉट, तो यहाँ बन जाएगा 1, तो यहाँ पर आएगा क्या 1। ऐसे यहाँ पे 0 0 लगाया तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ बनेगा नॉट लगाया तो 1, यहाँ आएगा 1, और गेट लगाया 1 1 का क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ बन जाएगा 1 का बन जाएगा 0, तो 0 0 लगाने पे कितना बन जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब नाउ कलर चेंज, A है 0, तो A अगर 0 तो A 0 ये रहा, B हमारा क्या है यहाँ पर 1, A 0 है तो ये 0 जाएगा, B यहाँ से पहुँचा 1 तो यहाँ पर आया 1, ठीक है ना, यहाँ पे 0 आ रहा है। जब ये 0 1 यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ कितना बनेगा भाई 1 बनेगा, है ना, जब यहाँ पहुँचेगा तो कितना बनेगा 1, और नॉट लगा होने के बाद कितना बन जाएगा 0, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इधर देखते हैं, यहाँ से क्या आएगा भाई, यहाँ से आएगा हमारा कितना 0 आएगा, 0 आया, यहाँ से कितना आएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो इसके बाद यहाँ कितना बन जाएगा ये 1, यहाँ कितना बन जाएगा ये 0, ठीक है, यहाँ बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 0। अब अगर देखा जाए तो इस केस में कहानी क्या बन जाएगी भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आवाज आ जाएगा 0, यहाँ पर कितना बन जाएगा सिंपल 0 0 से बनेगा 0, यहाँ कितना बन जाएगा हमारा 1। अच्छा,
अब इसको उल्टा कर दें, इसको 1 कर दें, इसको 0, इसको 1 कर दें, इसको 0 कर दें, तब भी क्या है, कहानी सेम रहेगी। क्यों रहेगी सेम? क्योंकि सर्किट सिमेट्रिक है भैया। देखो ए का जो सप्लाई इसमें आ रहा है वही बी का सप्लाई जा रहा है, तो क्या है, सर्किट सिमेट्रिक है। इस वजह से कहानी क्या रहेगी, 1 ही आएगा। आपके लिए ये होमवर्क है, खुद से कर सकते हो, सेम ही कहानी बनेगी ना इसकी ना। उल्टा कर दो पूरा, ये वाला ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, बात सेम आ जाएगी। अब कर दो चाहे तो, फिर भी मैं एक बार आपकी तसल्ली के लिए एक बार क्या कर देता हूँ, थोड़ी तसल्ली के लिए, तसल्ली होनी चाहिए। ये 1 है, ये इसको कर दो 0, ठीक है ना, तसल्ली के लिए 1। तो यहाँ कितना बनेगा 1, यहाँ 1 आया, यहाँ से कितना बना 0 आया, ठीक है, 1 आया, यहाँ कितना आया 0, यहाँ कितना बनेगा, देखो 1 आ गया, सॉरी हाँ यहाँ 1 आ गया, यहाँ कितना बन गया 0, तो यहाँ कितना बन जाएगा 0, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या आया था हमारा, देखो यहाँ पे आएगा 0 और इसका कितना आ रहा है 1, यहाँ पे कितना बनेगा 1 और गेट लगा हुआ, यहाँ बन जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा 0, फिर यहाँ आएगा 0 और गेट, यहाँ बन जाएगा 1, आ गया 1, ठीक है ना, ठीक है। आना था अभी तो इसे नहीं था उसको। दूसरा, अब दोनों को 1 1 कर दो, है ना, कलर में बदलता रहा हूँ, ये 1 1, यहाँ पे आया 1 तो यहाँ पे क्या बना 1, और यहाँ से आया 1 तो एक 1 यहाँ बना। अच्छा, एक 1 यहाँ से बनाया, यहाँ बनाया। अच्छा, अब देखते हैं 1 1 से कितना बनेगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे नॉट के बाद 0 बन जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0। ऐसे ही 1 1 के बाद यहाँ पे आएगा 1, यहाँ बन जाएगा नॉट के बाद 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ 0 आएगा क्योंकि नॉर गेट लगा हुआ है, सॉरी और गेट लगा हुआ है, फिर यहाँ बन जाएगा 1, ये बन जाएगी इसकी ट्रुथ टेबल, ठीक है। किसकी टेबल है बताओ, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 किसकी है, और गेट की टेबल है। तो ये कौन सा लॉजिक ऑपरेशन का गेट लगा हुआ है, ये लगा है हमारा कौन सा, और गेट, सीधा एक लाइन में खट से आंसर है कि नहीं है। सिंपल था, सिंपल तरीके से आपको बताया मैंने, इसको बात करने का एक और तरीका भी है, बट आसान तरीके से करते हैं। नेक्स्ट, इफ द लाइट इज पासिंग थ्रू ए मीडियम ऑफ क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री, फाइंड द वेव स्पीड। बताओ क्या है कुछ, वेव स्पीड मतलब द स्पीड ऑफ लाइट। क्रिटिकल एंगल में दे रखा है, यहाँ से हमको थीटा सी दे रखा है, म्यू मिल जाएगा, म्यू मिल जाएगा, तो वहाँ से हमको यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट मिल जाएगी इस मीडियम में। तो हम जानते हैं साइन थीटा सी कितना होता है, 1/μ होता है, 1/μ। थीटा सी है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना बनेगा 1/μ। तो यहाँ से 1/√2 इक्वल टू कितना बन जाएगा, आ जाएगा 1/μ, तो म्यू कितना आ जाएगा √2। तो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके बराबर है बेटा, √2 के बराबर है। तो स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं v क्या होता है, c/μ होता है। अगर म्यू मीडियम में बात करें तो क्या बनेगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाई √2 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी हमारी स्पीड ऑफ लाइट, 3/√2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सीधा म्यू निकालेंगे, खर्च से क्या वैल्यू लिख देंगे सिंपली, ठीक है। इसमें कुछ बताओ, तुम बताओ क्या टफ था, ये टफ था, पता नहीं मेरे को, तो एकदम ही आसान लगा भैया ये। हाँ, फिर क्या बोला है, एंटीना इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन अप टू द डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, द हाइट इन मीटर ऑफ एंटीना रेडियस ऑफ अर्थ में दे रखा है। ये लो भैया देखो, एक और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हम जानते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में जो हमारी रेंज का फार्मूला आता है वो क्या आता है, रेंज का जो हमारा फार्मूला आता है वो कितना आता है, रूट के अंदर 2HTR, जहाँ पे HT क्या है, हाइट ऑफ एंटीना, R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। रेंज हमको कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर, है, ध्यान है किलोमीटर में, इक्वल टू क्या बनेगा 2HT इंटू R हमारा क्या है 6400 किलोमीटर। यहाँ पे ऑब्वियस बात है, जो किलोमीटर में है तो यहाँ पे हाइट ऑफ एंटीना भी जो आती है, जो इस फॉर्मूले में आती है वो क्या आती है, अगर हम बात करें यहाँ पर वो भी किस में होगी, किलोमीटर में ही होगी। हमसे पूछ रहा है किस में, मीटर में, स्क्वायर मार दो। HT कितना बनेगा 16 डिवाइड बाई 2 × 6400, ये ऑब्वियस बात है। देखो इधर किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर में, तो ये भी किलोमीटर में ही आएगा इस केस में, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी। हमको चाहिए कि इसमें मीटर में, इसलिए 1000 से कर दो मल्टीप्लाई, ये गया इससे, ये गया इससे, ये गया इससे और ये गया इससे, 16 चौके 64, तो यहाँ बचा 4, ठीक है। ऊपर आएगा कितना 5, तो 5/4 आ जाएगा, कितना आएगा 1.25 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ एंटीना। सिंपल सिंपल था ना। नेक्स्ट कहानी क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द हाइट ऑफ पार्टिकल एट 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड आर सेम, फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इन मीटर पर सेकेंड। तो कहानी क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है, उसको अपने ग्राउंड से फेंका है भाई, है ना, यू स्पीड से 30 डिग्री एंगल पर, सच दैट 3 सेकेंड पे जो हाइट होती है, 3 सेकेंड पे जो हाइट होती है
3 सेकंड पर जो हाइट होती है वही हमारी हाइट क्या होती है 5 सेकंड पे होती है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब 3 सेकंड लगा, यहाँ से जाने में 5 सेकंड लगा। करने के इसको बहुत सारे तरीके, आसान तरीका देखो। ये हाइट हमारी यहाँ तक जाने में लगा है 3 सेकंड, इसके बाद यहाँ से जाने में लगा है 5 सेकंड, ठीक है ना, 5 सेकंड। मतलब ये 3 सेकंड है, ये 5 सेकंड है, तो जितना टाइम यहाँ से जाने लगेगा उतना ही टाइम इसको यहाँ से आने लगेगा। तो ये टाइम भी कितना होगा हमारा 3 सेकंड के बराबर होगा। ये टाइम जो है यहाँ से यहाँ का टाइम है 3 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ का टाइम भी क्या होगा हमारा 3 सेकंड। डन है। टोटल अगर टाइम ऑफ फ्लाइट देखी जाए इसकी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ तक की जो आई वो तो हमारी आ गई 5 सेकंड आ गई। यहाँ तक की क्या आ गई 5 सेकंड, और इसके आगे कितनी आ गई हमारी 3 सेकंड और। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ गई हमारी कितनी आ गई इस केस में, वो आ गई 8 सेकंड है ना, 8 सेकंड है। और ये कितना होता है 2u साइन थीटा बाई, थीटा कितना है 30 बाई साइन 30, साइन 30 बाई जी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 8, ठीक है। साइन 30 आएगा 1/2, तो ये इससे उड़ गया, ठीक है। u कितना आएगा 8 × 10, 80 मीटर पर सेकेंड, सीधा एक लाइन में आंसर, ठीक है भैया, खटाखट स्पीड में, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस ये पता ना था कि जितनी यहाँ तक का टाइम जो होगा वही टाइम यहाँ तक होगा, इतना पता है तो बस टोटल हमें मिल जाएगी यहाँ पे क्या इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट, वहाँ सीधा फॉर्मूला गया, खट सीधा आंसर। नेक्स्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द x एक्सिस इज गिवन बाय दिस वन, द वर्क डन बाय द फोर्स x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। तो भाई देखो क्या है यहाँ पर, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, सिंपल। आपने इस क्वेश्चन को आपने किया होगा गारंटी 11th में जब आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, अदरवाइज आपने ऐसे भी बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन को किए होंगे, एकदम ही बेसिक क्वेश्चन है। वर्क डन क्या होगा, देखिए फोर्स अगर है एक्स एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट पे कितना हो रहा है एक्स में, तो वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन क्या आएगा हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। एफ कितना है हमारा 2 + 3x dx, x गोज फ्रॉम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं 0 टू x जा रहे हैं। क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन 2x + 3x² / 2, लिमिट लगाओ 0 से x। जब लिमिट लगाओगे तो वर्डन हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x + 3/2 x² आ जाएगा, है कि नहीं है। x कितना है 4, पुट कर दो यहाँ पर, तो वर्डन की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में 2 × 4 + 3 × 4 का 4 × 4/2 है ना। क्या बन जाएगा ये आ जाएगा हमारा 2, 4 दूना 8, 24 + 8 कितना बन गया 32 जूल। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कुछ किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तो एकदम ही मतलब बकवास था, क्या ही क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, एकदम ही सब एकदम ही क्वेश्चन बकवास क्वेश्चन था, प्लीज़ एकदम बकवास क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट एक और थकेला क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, सोल्यूशन देखो 2 लाइन में हो जाएगा। क्या बोल रहा है, द वेरिएशन ऑफ द इम्पिडेंस जेड विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा फॉर द 2 इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इज शोन इन द ग्राफ, ठीक है। इफ XL and XC are the XL, XC and R are the इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, है ना। हमसे क्या बोल रहा है इस केस में कि हमको जेड वर्सेस ओमेगा ग्राफ दे रखा है, ठीक है। XL, XC और R जो है हमको वो दे रखे हैं भैया, इनकी इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है और रेजिस्टेंस होता है। तो ग्राफ देख के बताना है कि ए क्या है बी क्या है। अब देखो मेरे को बताओ सीधी सीधी बात भैया, XL क्या होता है ओमेगा L होता है, XC क्या होता है 1/ωc होता है, और R क्या होता है R। अगर आप XL जेड लेते हो है ना, तो XL वर्सेस ओमेगा ग्राफ बनाते हो तो कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा क्या। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर A जो है हमारा वो तो क्या है, A जो है वो क्या है हमारा इंडक्टर है, L इंडक्टर है ना। XC मतलब जेड अगर XC है हमारा, तो जेड वर्सेस ओमेगा ग्राफ बनाओगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, ओमेगा बढ़ने पर जेड घटेगा, नहीं है क्या। तो साफ साफ दिख रहा है बी हमारा क्या है, यहाँ पर बी हमारा क्या है कैपेसिटर है। आर अगर लोगे तो आर में तो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा से फर्क ही नहीं पड़ता उसको, ठीक है ना। तो ए हमारा क्या है, ए इज ए इंडक्टर, और बी क्या है हमारा, बी इज ए कैपेसिटर, सीधा आंसर नहीं है क्या। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन और 2 लाइन में आंसर है कि नहीं है। भाई नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये देखो क्या है, इनको देख लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS फॉर द नियॉन, क्लोरीन एंड OF6 एट द सेम टेम्परेचर। हम जानते हैं VRMS क्या होता है भाई, VRMS की अगर बात करें तो क्या होता है, रूट के अंदर 3RT/m,
है ना, m के यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट। अब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका VRMS कम होगा एंड वाइस वर्सा। तो भाई सबसे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, OF6 का ही होगा। तो इसका जो VRMS सबसे कम होगा और इसके बाद मेरे क्लोरीन का होगा, है ना। क्लोरीन आई थिंक कितना 714 होता है, 40 × 2 28। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका, फिर इसका, फिर सबसे कम इसका। तो जो स्पीड का ऑर्डर हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी होगी। अगर देखें मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका है, OF6 का सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन का, फिर नियॉन का। तो जो VRMS का ऑर्डर है क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। VRMS किसका, नियॉन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन का उससे कम होगा मतलब, और फिर सबसे कम किसका होगा, OF6 की VRMS होगी। तो कहाँ दिया हमारा आंसर, सबसे ज़्यादा किसका होगा, नियॉन का, क्लोरीन का, इसके बाद OF6 का। सी हमारा क्या बन जाएगा, सीधा एक लाइन में खटाखट आंसर बन जाएगा। डन है भाई। नेक्स्ट दिखाओ। इफ द प्लैनेट A हैज a density rho and radius r, planet B had density rho by 3 and radius 4r, then find the ratio of their acceleration due to gravity at their surface। acceleration due to gravity क्या आता है, gm/r² आता है। in terms of density अगर लिखा जाए तो g इंटू m क्या बनेगा, 4/3 πr³ है ना, 4/3 πr³ इंटू रो, मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाई r²। तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या बन जाएगा हमारा, g बन जाएगा 4/3 पाई g इंटू रो इंटू r, है ना, ये बन जाएगा। ये नंबर तो कांस्टेंट ही है भैया, रेशियो पूछ रहे ना, रेशियो, तो रो बाई r का रेशियो आएगा। तो अगर लिखे g1/g2 क्या बनेगा, रो इंटू r। पहले के लिए रो है डेंसिटी और डिस कितनी है, r, स्मॉल r मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल r। दूसरे वाले के लिए डेंसिटी कितनी है भाई, रो/3 है और रेडियस कितनी है हमारी, 4r है। ये इससे गया, ये इससे गया, क्या बन जाएगा, g1/g2 आएगा हमारा कितना, 3/4, है ना। g1/g2 क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट देयर सरफेसेस, क्या बन जाएगा, 3/4। सिंपल, फटाफट एक लाइन में आ जाएगा खटाखट आंसर। नेक्स्ट होगा का भाई, आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको SC रवा में भी मिलेंगे। और जब आप पढ़ते हो ना, क्या बोलते हैं, वर्ड कॉल कूलॉम्स लॉ का एप्लीकेशन 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत कराते हैं। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो पूछा गया आपसे, 12th बोर्ड एग्जाम में भी आता है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आता है। क्या बोल रहा है, ए फिक्स्ड चार्ज P एंड अनदर चार्ज Q, है ना, हैविंग सेम मास, अच्छी बात है, एंड चार्ज एज शोन फिगर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द चार्ज Q इन द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन इफ Q, थीटा एंड m आर गिवन टू अस। क्या बोल रहे हो यहाँ पर, ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पे कहानी क्या है भाई, कि ये जो हमारा क्या है, P चार्ज फिक्स्ड है और Q वाला जो है यहाँ पर फ्री टू मूव है अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन, और ये कैसा सरफेस है, स्मूथ है, ठीक है ना, ये हमारा स्मूथ सरफेस है। तो भाई ये इक्विलिब्रियम में, अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। नेट फोर्स अगर 0 होगा तो देखो भाई यहाँ पर हम लिखते हैं नेट फोर्स 0 क्या होगा, तो कहानी बनेगी। नेट फोर्स अगर लिखा जाए यहाँ पे, तो एक तो इस पर लगेगा कितना फोर्स, जी हाइट हमारी h है ना, h पूछ रहा है हमसे, तो ये दूरी कितनी होगी, h/sin थीटा, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो ये दूरी होगी h/sin थीटा। तो इस पर एक तो लगेगा फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कितना, k Q1 Q2/r² होता है ना, k कितना है, 1/4πε0, k Q² बाई दूरी कितनी है, h/sin थीटा का स्क्वायर, है ना, और mg लगेगा नीचे की तरफ, इधर आएगा कंप्यूटर mg sin थीटा, इधर आएगा mg cos थीटा, दिखाया नहीं है, इधर आएगा नॉर्मल, दिखाया नहीं है, डायग्राम गंदा हो जाएगा, ठीक है ना। इधर आएगा mg sin cos थीटा, इधर आएगा नॉर्मल, लगेगा उसको mg cos थीटा को नॉर्मल बैलेंस कर लेगा ना, नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, mg cos थीटा को, वो दिखाई नहीं, डायग्राम बहुत गंदा हो जाएगा ना। अभी इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होंगे, कर दो बराबर, कहानी क्या बनेगी, KQ², नीचे क्या आएगा बाई h², ऊपर जाएगा sin² थीटा, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, mg sin थीटा, sin थीटा है ये, sin थीटा से ही गया, ठीक है ना। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, हमें h चाहिए, sin 30 बनेगा 1/2, sin 30 है ना, 1/2 सीधा। k कितना है, 9 × 10⁻⁹, चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁻6 बनेगा ना, उसका स्क्वायर है, तो 4 × 10⁻12, ठीक है भाई। नीचे क्या है, h² है भाई, मैथ चलिए अब तो, m 200 ग्राम, 20 ग्राम, 20 × 10⁻3, और g कितना है, 10, ठीक है भाई।
इन दोनों को उड़ाओगे, यहाँ बनेगा 10⁻³ बचेगा, ये 10⁻³ इससे गया, ठीक है, 10⁻³ बचेगा, ये इससे उड़ गया, ठीक है। देखो ये h² को तो ले आओ ये, और इसको नीचे ले आओ, क्या बनेगा 9 × 4, h² को बनेगा 9 × 4 / 400, 6/20, सॉरी रूट लेने के बाद है ना, रूट लोगे तो h कितना आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं, रूट लोगे सीधा यहाँ पे कितना बन जाएगा, h आ जाएगा कितना हमारे यहाँ पर 6/20, 6/20, तो बनेगा आई थिंक बन जाएगा 0.3 मीटर बन जाएगा मुझे ना, 0.3 मीटर सीधा आंसर क्या बन जाएगा हमारा 0.3 मीटर। कुछ नहीं किया अपन ने, सीधा बस नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कर दिया है बैलेंस, और सीधा कट से आंसर। नेक्स्ट कहानी दिखाओ भाई क्या बोल रहे हैं। ओहो, ये वो तीसरा क्वेश्चन है डिट्टो सेम, मतलब भले बात घुमा दो लेकिन यही पूछा ही गया था, ठीक है ना। 10 अप्रैल की शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में आया है, ठीक है ना। ये तीसरा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इफ नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेज बाय 25% देन चेंज इन द वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 0, ठीक है। देखो भाई हम जानते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जब नेट टॉर्क क्या होता है, बैलेंस टॉर्क NIAB, म्यू क्रॉस भी होता है, NIB किसका होता है, K थीटा के बराबर। उस समय क्या होता है, जो भी करंट फ्लो कर रही होती है उसके करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन शो करता है। करंट सेंसिटिविटी क्या आती है, θ/I, क्या आती है NAB/K, जहाँ N क्या है नंबर ऑफ कॉइल्स, K क्या है, A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और K क्या है हमारा एरिया टॉर्शनल कांस्टेंट। अब अगर हम नंबर ऑफ लूप बढ़ा देंगे तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इसे बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी, करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, वोल्टेज की बात नहीं है ना, करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर हम बात करें वोल्टेज सेंसिटिविटी की, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, देखो θ/V है, I से ऊपर मल्टीप्लाई, I से नीचे मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा करंट सेंसिटिविटी बन जाएगा ना, तो बन जाएगा NAB/K, और ये V/I क्या लिखा है, R किसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल होती है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये हमारा लिखी है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ लूप बढ़ाओगे तो जिस फैक्टर से नंबर ऑफ लूप बढ़ेगा उसी फैक्टर से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगी ना, नंबर ऑफ लूप बढ़ाने पर नंबर ऑफ लूप बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो जिस फैक्टर से नंबर ऑफ लूप बढ़ेगा उसी फैक्टर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ लूप बढ़ाने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप नंबर ऑफ लूप बढ़ाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहेगी यहाँ पर, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना, इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो आप कितने परसेंट बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने 25% बढ़ाया कोई फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है ना। तो चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना आएगा हमारा, सीधा 0। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ए मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए टोराइड, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोराइड इफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज गिवन टू अस। देखो भाई अगर हम बात करें ये टोराइड है, मान लो डायग्राम बनाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे है ना, ये है टोराइड है ना, और इस टोराइड में क्या है, पहले तो यहाँ पे कोई मेटल नहीं भरा हुआ था है ना, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो तो कितना था, B0 है ना, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था कितना था भैया, वो तो B0 था पहले इनिशियली है ना, बी जो था वो कितना था, B0 था। जब हमने अंदर मटेरियल फिलअप कर दिया तो अब जो अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना बनेगा, वो जाएगा μr टाइम्स ऑफ B0 हो जाएगा। μr कितना होता है, 1 + chi है ना, 1 + chi ये बन जाएगा। अब अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना है, वो हमारा 1 इतना है। चेंज कितना हो गया, चेंज निकाला जाए तो भैया का चेंज निकाला, चेंज कितना बनेगा, दिस माइनस दिस कितना आएगा, chi × B0 है ना, निकाल देते कोई दिक्कत नहीं लेते हैं, B0 - B कर तो कितना बनेगा, chi × B0 आएगा डिवाइड बाय इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, चेंज कितना आएगा, दिस माइनस दिस, तो सब्ट्रैक्ट करो, chi × B0 बचेगा डिवाइड बाय इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड × 100, ये इससे क्या, तो परसेंटेज चेंज कितना है हमारा यहाँ पर, chi कितना है, 2 × 10⁻² × 100, तो परसेंटेज चेंज कितना बन गया हमारा 2% है ना भैया। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज है कितना आएगा हमारा, दैट विल बी 2%, सिंपल था। नेक्स्ट कहानी देखें, नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, आखिरी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन 3 ओम रजिस्टर इन द गिवन सर्किट। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
तो ये डायग्राम में दे रखा है, इस केस में हमसे बोल रहा है देखो यहाँ पे बताओ कि इससे कितनी करंट जाएगी। तो क्या दिक्कत है भाई, देखो यहाँ पर ये है 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, 0.5 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, और ये 8 वोल्ट की बैटरी लगी है 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। दोनों क्या है आपस में, मतलब बैटरी आपस में क्या है सीरीज़ में। और ये तो अलग इनकी बात छोड़ो भी है ना, फिर यहाँ बात करते हैं। तो कितना बनेगा, देखो यहाँ पर ये जो है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों का जो नेट इफेक्टिव जो बैटरी का दोनों जो ईएमएफ है, पोटेंशियल बोलो तो सिंपली ऐड हो जाएगा। तो कितनी वोल्ट की बैटरी बनेगी, 4 और 8 12 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं नेट रेजिस्टेंस की। तो ये दोनों तो किसमें पैरेलल में, तो 6 और 3 कितना आएगा, 2, 3 × 6/9 कितना आएगा, 2 ओम। तो इन दोनों का तो कितना आएगा, 2 ओम। ये 2 आ गया, ये है 6.5 तो बनेगा 8.5, यहाँ पे बनेगा 8.5 आधा, 8.5 आधा क्या 9 और 1 10 ओम। ठीक है ना, तो आर कितना बन जाएगा हमारा, 10 ओम बन जाएगा। करंट लिखनी है, करंट कितनी बनेगी, देखो नेट वोल्टेज कितना है हमारा, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। बना दो सर्किट, क्या दिक्कत है। यहाँ बन गया 10 ओम, यहाँ बन गया 12 वोल्ट की, इसकी जरूरत नहीं थी फिर से, फिर भी 12 वोल्ट की लगी है बैटरी, है ना। अब इसका ईएमएफ कितना है, वो जो 1.5 ओम है वो लगा हुआ है, पता नहीं वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है ना, बना दिया है समझाने के लिए। तो करंट कितनी फ्लो करेगी इस केस में, 12/10 6/5 एम्पीयर करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ से जो करंट आ रही है कितनी आ रही है, 6/5 आ रही है ना, आई। हमसे बोल रहा है इसमें कितनी करंट जाएगी, तो क्या ही दिक्कत है, तो सीधा क्या है पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, सिंपल। कितनी करंट जाएगी, देखो I1 कैसे हो गए, इसमें जो करंट जाएगी क्या आएगी, टोटल करंट इनटू सामने वाले का रेजिस्टेंस, ऐसे निकालते हैं, डिवाइड बाय दोनों का सम। कैसे करेंगे, टोटल करंट जो आ रही है वो लिखा इनटू सामने वाले का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों का सम। कितनी करंट आ गई, I1 आ गई है 2/3 × I कितना है 6/5। तो करंट कितनी आएगी हमारी 2/3 × 6/5 कितना बनेगा, 6 दूना 8 कुछ उड़ेगा क्या, सॉरी 12 बटे कितना बन गया, उड़ेगा ना, 2 आ जाएगा ना। तो 4/5 मतलब 0.8 एम्पियर आ जाएगी इस तक लाइन में, है ना। कितनी करंट आएगी यहाँ पर, 0.8 एम्पियर। कुछ नहीं किया अपन ने, बस यहाँ पे नेट इफेक्टिव वोल्टेज निकाला और नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल के इसके बाद में करंट निकाल ली। फिर सिंपल क्या है कि नाम पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन को लगा दिया, क्या फॉर्मूला क्या लगाया, सीधा पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट जैसे होती है कर दिया, सीधा आंसर मिल गया। तो बच्चों ये था हमारा क्या जेईई मेन 2023 में 11 अप्रैल शिफ्ट 1 का फिजिक्स पेपर का स्पीड सोल्यूशन। आप बताइए पेपर आपको कैसा लगा, सिंपल था, टफ था, मॉडरेट था, कैसा लगा, है ना। तो जिन बच्चों आगे शिफ्ट लगी हुई है वो क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली पीछे के शिफ्ट के क्वेश्चन देख के जाएं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन है, तो सबका बहुत फ़ायदा होगा। और जो रिमेनिंग पेपर्स हैं उनको जरूर लगा के जाएं। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी